ये 1993 के आसपास की बात है। तो मेरी शुरू से आदत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मुझे बहुत ज्यादा शौक रहा है। तो मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं जिस भी जगह पर जाता हूँ तो मैं कुछ सर्च करता हूँ, पता करने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर कौन ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काफी काम कर रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करके जैसे भी जरूर मिलने की कोशिश करता हूँ, और एडवांस में मैं इंश्योर करता हूँ जहां पर भी जाता हूँ। तो मैं 1993 या कुछ आगे पीछे हो सकता है तब की बात है, तो मैं अहमदाबाद में गया था। तो सीएस पटेल सर का आपने नाम सुना होगा, तो वो वहीं पर बेस्ड है गुजरात में। तो सीएस पटेल सर के बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें एक एमपी पटेल करके एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, और वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर थे। उनको लोगों का जो जेंडर ऑफ चाइल्ड बताने की उनके पास बहुत सारी सटीक विधि थी, और 70 to 80% लोगों के वो बिल्कुल करेक्ट जेंडर बताते थे, और उनके पास लंबी लाइन लगी हुआ करती थी। मतलब अपॉइंटमेंट लेना है तो वो भी बड़ा मुश्किल होता था, जैसे हॉस्पिटलों में लाइन लगी होती है, ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर के पास मैंने अपनी आंखों से लाइन लगी हुई देखी है। तो एक बार मेरा गुजरात जाने का मौका मिला वहां पर अहमदाबाद, तो मैं 10-15 दिन रुकना था। मैंने डे वन से ही सबसे पहले वहीं पर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की कि वो कुछ बता पाए। तो मैं काफी कोशिश के बाद कोई लिंक वगैरह बनाकर वो तैयार हुए मिलने पर, तो मैं उनके पास मिलने के लिए गया। बहुत ही साधारण से इंसान थे, बहुत सिंपल से, और वो कुंडलियों में जो जेंडर बताते थे उसका कोई भी चार्जेस नहीं लेते थे। ये और खास बात थी। वैसे वो चार्जेस लेते थे कुंडली एनालिसिस वगैरह का। तो मैं गया, मैंने अपना रीजन बताया, तो मैं कम ही उम्र थी मेरी, तो वो उन्होंने सोचा कि आपको क्या आता है, तो एक तरीके से उन्होंने मेरा टेस्ट लिया पहले पूरी तरीके से, मुझसे पूछा कि मुझे कुछ आता है या मैं ऐसे ही हूँ। तो एकेडमिक्स तो मैंने किए हुए थे, तो काफी जिस भी चीज पर उन्होंने बात की, और मैं पढ़ाता भी था एस्ट्रोलॉजी सभी तरह की, तो वो संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि भैया पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तो मैंने कहा आप बताइए कि मैं यदि किसी बच्चे का जेंडर देखना चाहूँ कुंडली से तो कैसे देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी भी बहुत सारी विधि है, और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं कुंडली देखकर किस पर कौन सी विधि लगेगी और उस हिसाब से मैं बता पाता हूँ। उन्होंने मुझे कोई 5-6 सूत्र दिए, खैर वो एक अलग बात है, उन सूत्रों की आज की क्लास में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेश जोशी है, और मैं इसी तरह की ज्योतिष यात्रा से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। आपने मेरे काफी सारे वीडियोस पसंद किए हैं, आप सभी लोगों का शुक्रिया। आज का वीडियो भी एंड तक देख कर जाइएगा। इसके अंदर मैं आपको बृहद पारस और होरा शास्त्र के कुछ एक्सेप्शंस की बात करूंगा। एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अभी तक आपने यदि मैरिज एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जल्दी कर लें, क्योंकि ये कोर्स शुरू होने के बाद फिर आपकी क्वेरीज आना शुरू हो जाती है कि लाइव कोर्स कब होगा, लाइव कोर्स कब होगा। तो ये आपके पास मौका है, साल में मैं एक ही बार ये कोर्स लेकर आता हूं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी साल में एक ही बार लेकर आता हूं, तो ये आप मिस ना करें। मेरे जो कोर्सेज हैं वो और कोई भी नहीं कराता, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आ जाता हूं आज की मेरी यात्रा पर। पटेल साहब से मेरी मुलाकात में क्या बात हुई। तो पटेल साहब से मुलाकात में जब बात हुई, तो उस समय पर मैं भारतीय विद्यावन से पढ़ चुका था। वहां पर केएन राव का नाम आपने सुना होगा, केएन राव सर के नाम पर ही वो चला करता था। तो वहां पर मैंने कुछ एक सूत्राज पढ़े जो आप सब लोग भी यूटिलाइज करते हो, मैं भी यूटिलाइज किया करता था, मगर वो मैं गलत यूज किया करता था। हो सकता है आप सही यूज करते हो, देखिएगा आप सही करते हैं या नहीं करते हैं। तो केएन राव सर की बुक हुआ करती थी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की, उन्होंने उसमें लिखा और क्लास में भी पढ़ाया कि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नीच का ग्रह योग कारक हो जाता है। तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर ग्रह नीच का योग कारक हो जाता है। तो मैंने पटेल साहब से बात की, मैंने कहा आप मुझे इनका कोई मीनिंग बताइए, क्योंकि उस समय तक केएन राव सर ने पढ़ा दिया, मगर उनसे इंटरेक्शन का कोई मौका मिलता नहीं था, और बात कुछ जची नहीं। बृहस्पति और होरा शास्त्र का जो योग अध्याय है, शायद 19 चैप्टर है, उसका ये श्लोक नंबर शायद 20 है, कि ऐसा कुछ है उसमें, श्लोक नंबर 20 में। तो उन्होंने जो सूत्र बताया, उन्होंने उसका एक्चुअल मीनिंग बताया, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम आएगा। आप हमेशा यूज करते हो, और हो सकता है मैं तो गलत ही यूज करता था, आप हो सकता है सही यूज करते हो।
तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में नीच का ग्रह उच्च के ग्रह की तरह काम करता है, यह पढ़ाया गया। अब एक्चुअली देखिए क्या है सूत्र। मैंने इसके बाद वेरीफाई किया, जो उन्होंने समझाया बाद में मैंने बुक से देखा तो एक्चुअल मतलब जो उन्होंने समझाया वही था। उन्होंने कहा इस रूल को दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला, इसके अंदर तीसरा, छठा, आठवां भाव है, 12वां नहीं है, तो आप 12वें भाव को कट कर दो कि तीसरे, छठे, आठवें भाव में नीच का ग्रह है। ये एक कंडीशन है मात्र, वो योग कारक होगा, अभी पूरी कंडीशन नहीं है। दूसरा हिस्सा ये है, ये आपके लग्न और लग्नेश दोनों बदी हो। हालांकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो लग्नेश है वो या तो अपनी राशि में बैठा हो या उच्च का बैठकर लग्न को एस्पेक्ट कर लो, ये कंडीशन है जो शास्त्रों में श्लोक नंबर 20 में। मगर उसका मॉडिफाइड वर्जन आप ये मान सकते हो कि तीसरे, छठे, आठवें भाव के अंदर कोई भी ग्रह नीच का होकर यदि बैठा हुआ है और लग्न बली है तो वो आपको योग कारक परिणाम देगा अपनी दशा और अंतरदशाओं में। अब लग्न बली होने के दो तरीके होते हैं कि लग्न में को खुद लग्नेश एस्पेक्ट कर ले स्ट्रांग होकर अपनी राशि में बैठकर, या अब हम कहेंगे कि शुभ ग्रह यदि लग्न में बैठा है और शुभ ग्रह लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है तभी भी हम इसको मान लेंगे। और इसी तरीके से आपका लग्नेश भी बली होना चाहिए, वो जहां पर भी बैठा है केंद्र त्रिकोण में अच्छे भावों के अंदर बैठा हो, अपनी राशि में नहीं तो एटलीस्ट मित्र राशि में तो होना ही चाहिए और शुभ ग्रह के असर में वो होगा। तब आप कह सकते हो कि 3, 6 और 8वें भाव में बैठे हुए नीच के ग्रह भी आपको योग कारक की तरह परिणाम देंगे। कारण उन्होंने जो छोटा सा समझाया वो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि यदि आपकी लग्न और लग्नेश स्ट्रांग है तो फिर वो आपके नीच के ग्रहों से भी अच्छे रिजल्ट ले आएंगे। लग्न और लग्नेश स्ट्रांग है, यदि राजा के अंदर ताकत है तो वो जो गुंडा है उसको भी यूटिलाइज कर लेगा और उससे वो ऐसे अच्छे परिणाम लेकर आएगा जो एक अच्छा आदमी नहीं ला सकता। उसको वो पैम्पर करके लेकर जाएगा, अपनी आर्मी का कमांडर बना देगा और वो इतना बेटर कमांडर बनेगा क्योंकि जो आदमी थोड़ा खराब है उसके अंदर किसी तरीके का डर नहीं होता, तो वो कारनामे कर गुजरता है जो कि सामान्य आदमी नहीं कर पाता। तो पहला मेरा सूत्र ये हुआ जो मैंने उनसे डिस्कस किया। एक दूसरा और जो मिसकंसेप्शन है वो मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, वो भी मैं आपको बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि 6, 8 और 12 दो स्थानों के स्वामी यदि नीच के हो तो वो उच्च की तरह फल देते हैं। ये इन जनरल पढ़ाया जाता है और इन जनरल समझा जाता है। अब जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने इसका बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया। आप ध्यान से समझे क्या कहा उन्होंने कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी 3 कंडीशन रखिए। यदि वो अस्त है, यदि वो नीच के हैं और या शत्रु राशि में है, तीनों में से किसी भी स्थिति में वो उच्च के नहीं होंगे, योग कारक की तरह रिजल्ट देंगे। तो योग कारक वो होता है जो अपनी दशा में मौके देता है, बहुत ज्यादा आपको संभावनाएं बनाता है, आपको उस जगह पर पहुंचा जाता है जहां पर आपका भला हो सकता है। तो वो 6, 8, 12 के स्वामी यदि नीच के हैं आपके या कंबस्ट भी है या फिर वो मतलब कमजोर हो गए, कुल मिलाकर शत्रु राशि में हो गए, नीच के हो गए, कंबस्ट हो गए, तो वो आपको योग का रख देंगे। मगर इसमें भी दूसरी कंडीशन है, पिछली वाली कंडीशन यहां पर भी अप्लाई करेगी। शास्त्र तो ये कहता है कि लग्नेश अपनी राशि या उच्च की राशि में हो और लग्न को एक्सपेक्ट कर रहा हो, शास्त्र ये कह रहा है। मगर हम लिबर्टी ले लेते हैं थोड़ा बहुत कि लग्नेश भी आपका अच्छी स्थिति में हो और लग्न भी स्ट्रांग हो। उसके इसमें छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी यदि आपकी कुंडली में डेबिलिटेड, कंबस्टेड और शत्रु राशि में बैठे हैं तभी भी अपनी दशा और अंतरदशा में योग कारक परिणाम देंगे। ये दूसरा सूत्र है। अब आ जाता हूं मैं तीसरे एक सूत्र पर जिसमें फिर कंफ्यूजन था। तीसरे सूत्र पर जिसमें फिर अलग वर्जन लोग यूज करते हैं कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी यदि नीच के हैं, यहां पर देखिए कोई कंडीशन नहीं है, योग कारक परिणाम देंगे। 6, 8th और 12th लॉर्ड आर डेबिलिटेड और लग्न को एस्पेक्ट कर जाती। यदि उनकी लग्न पे दृष्टि चली जाए तो इनमें से मतलब तीनों होना जरूरी नहीं है। 6th लॉर्ड आपका नीच का है या 8th लॉर्ड नीच का है या 12th लॉर्ड नीच का है, ये प्लेनेट आपके नीच के होकर लग्न पर दृष्टि डाल दें तभी भी अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर
ये योग कारक परिणाम देंगे। ये आपका योगाध्याय का श्लोक नंबर 28 है। तो मैंने जो 3 सूत्र बताए हैं, श्लोक नंबर 20, 21 एंड 28, इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग सब लोग करते हैं। मैंने आपको पटेल साहब ने जो मुझे इंटरप्रिटेशन बताया वो मैंने आपको बताया है, और मैं इसी को अब यूटिलाइज करता हूं, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लेनेट, डेबिलिटेड प्लेनेट, इनके बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है हम लोगों के बीच में, और इसलिए मैंने आज का ये वीडियो आपको ये मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और हाँ, ये रूल जो मैंने अभी बताए हैं ये एक्चुअल में बिल्कुल सटीक है, सही है, इनमें कोई भी करप्शन की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा, नमस्कार।